हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। अब तक अपन ने भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, उनकी लोकेशन देख ली है और उनका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, उसके संबंधित जो संविधान संशोधन है उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। भारत का जो मैप है उसका एक रफली आइडिया सबको है। लगभग भारत का मैप है वो ऐसा है। अब भारत है उसकी स्थिति के बारे में बात करें उससे पहले अपने को थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में देखना पड़ेगा। ये विश्व है, पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति को गुहाब आकृति कहते हैं। नारंगी के समान है, दोनों तरफ से पिचकी हुई है, यहाँ से थोड़ी खुली है और यहाँ से पिचकी हुई है। अब भारत में या पूरे विश्व में किसी लोकेशन को पता करने के लिए अपन को केवल दिशा का ज्ञान है, जिसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, दक्षिण, ये पूर्व हो गई ईस्ट और ये वेस्ट। अब बात करें यदि किसी लोकेशन का पता करना है तो अपन क्या कह सकते हैं, ये नॉर्थ दिशा में जाइए, साउथ दिशा में जाइए, पूर्व दिशा में जाइए, पश्चिम दिशा में जाइए। तो ऐसे में किसी लोकेशन का पता नहीं लग सकता। विशेष और इसमें कहा जाए तो जैसे मान लीजिए कहे नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो नॉर्थ ईस्ट पूरा हो जाता है। ऐसे में किसी लोकेशन का पता करना मुश्किल हो जाता है। इसी आधार पे कुछ इसी लोकेशन का पता करने के लिए अपने को दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है और ये दो बिंदु है वो अपन कहे तो वो दो बिंदु कौन से हो सकते हैं। दो बिंदुओं को काल्पनिक रेखाएं माना जाता है और इन काल्पनिक रेखाओं को नाम दिया गया है अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। अक्षांश रेखाएं हैं वो है उनकी स्थिति ऐसे होती है। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें सबसे भारत जो पूरी पृथ्वी है उसके सबसे बीच में जिसका दो हिस्से जो कर रही है उसे 0 डिग्री अक्षांश कह देते हैं और इस 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। अब बात करें इसके ऊपर की जो रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश हो जाएंगी और नीचे की जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाएगी, दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगी। अब इनकी संख्या की बात करें तो ये है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, उससे जैसा जैसा एंगल जैसा जैसा कोण बनता जाता है उसके आधार पे इनकी संख्या होती जाती है। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री है तो उसपे 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश और अंत में ध्रुव पर अपन पहुंचेंगे जो कि ध्रुव है तो यहाँ पे एंगल बन जाता है कितना, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, 90 अक्षांश हो जाएंगी। उत्तर से दिशा की बात करें सेम इसी प्रकार से दक्षिण की दिशा में बात करें तो ऐसे ही 90 रेखाएं इधर हो जाएगी, ये दक्षिण में हो जाएगी। तो कोई पूछे कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हुई तो उत्तर दिशा में 90 और दक्षिण दिशा में 90 और एक रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश है तो कुल इनकी संख्या हो जाती है 181। तो कोई पूछे कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 181। ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये एंगल होता है, कोण होता है कहाँ से, 0 डिग्री अक्षांश से या भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं के नाम बढ़ते जाते हैं और ध्रुव पे जाके इनकी क्या हो जाती है, 90 डिग्री अक्षांश हो जाते हैं जो कि केवल एक बिंदु मात्र है। यहाँ तक क्लियर है। आगे की बात करें देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं हैं ये एक मुख्य देशांतर रेखा है। इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं क्योंकि ग्रीनविच नामक शहर है ब्रिटेन का, वहां से गुजरती है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कह सकते हैं। अब देखिए इधर की रेखाएं क्या कहलाएंगी, पूर्व दिशा में है तो ईस्ट, इधर की रेखाएं क्या कहलाएगी, पश्चिम दिशा में है तो वेस्ट।
इधर की रेखाएं कहलाएंगी पूर्वी देशांतर, इधर की रेखाएं कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर। अब बात करें, वही मैंने कहा मुख्य देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, उससे जैसे जैसे एंगल बनता जाएगा उससे इनकी संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे 1 2 3 4। और अब देखिए पृथ्वी गोल है तो यहां तक पहुंचेंगे तो 90, और इससे पीछे की तरफ भी क्या है, पृथ्वी है, तो एंगल बनते बनते कितने का हो जाएगा, एंगल हो जाएगा कुल मिला के 180 डिग्री का। तो इधर से बात करें तो 180 रेखा है तो किस कौन सी है, पूर्वी देशांतर। और इसी प्रकार इधर की बात करें तो 180 रेखाएं कौन सी हैं, पश्चिमी देशांतर। अब बात करें कुल संख्याओं की तो 0 डिग्री देशांतर वो भी छूट गया है, तो प्लस इसमें एक ऐड कर लेते हैं। कुल संख्या कितनी हो जाती है, ये कुल हो जाती है 361। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 361? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए जो पीछे की रेखा है बिल्कुल जीरो के बिल्कुल विपरीत दिशा में, जिसको अपन कहेंगे 180वीं रेखा, इस 180वीं रेखा को अपन ने 2 बार काउंट किया है, इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया, इसलिए एक बार इसको घटाना पड़ेगा तो -1 करना पड़ेगा, और कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 360। इसलिए कोई पूछे कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 360, और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी, 181। ये क्लियर हो गया है। अब बात करें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पे लोकेशंस की। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब जो पृथ्वी है उस पर कुल कितने महाद्वीप है, वर्तमान में 7 है, और इन 7 महाद्वीपों में से जो भारत है वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा। ठीक है, एक हल्का सा है जो रफली आइडिया देख लेते हैं, ये उत्तरी नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, उसके बाद बात करें ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका, और यहाँ पे आपका अंटार्कटिका है। ये 7 महाद्वीप हो गए, ये एशिया है, और एशिया में क्या है, भारत है। अब बात करते हैं क्लियर। तो अब यहीं से बात करें तो देखिए मैंने कहा भारत की लोकेशन क्या है, तो भारत की लोकेशन देखिए मैंने कहा अक्षांश के आधार पे ये कौन सी दिशा में है, नॉर्थ में, और देशांतर के आधार पे बात करें तो ये कौन सी दिशा में है, पूर्व में, ठीक है, ईस्ट में। अब देखिए कोई कहे कि ये कौन से गोलार्ध में है, देखिए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, देशांतर के आधार पे देखें तो ये पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, तो इस आधार पे ये नॉर्थ में भी है और पूर्व में भी है। इसका मतलब भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी कि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब थोड़ा सा जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा कहानी क्लियर और करते हैं। ये है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं। एक रेखा ऊपर, एक रेखा नीचे, इसको कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और इसे कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। तो इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, और इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसके उत्तर की दिशा में कर्क रेखा है। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है।
अब 66.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और 66.5 डिग्री अक्षांश साउथ, इस वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं। ये वाला क्षेत्र भी शीतोष्ण हो जाएगा। और इससे ऊपर जो ध्रुवों के पास वाला क्षेत्र है वो शीत क्षेत्र कहलाता है। ये शीत क्षेत्र कहलाता है। ये अभी काम आएगा भारत की स्थिति जब जानेंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। अब एक मैप लेंगे और उसके आधार पे हम देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है और क्या नहीं है। देखिए, मैंने कहा भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अब जो भारत की स्थिति है तो एक बार वापस से देख लो। ये है, मतलब 0 डिग्री के नीचे की तरफ से जाता है, यहाँ से जाता होगा, ठीक है। और जो देशांतर है, मुख्य देशांतर, वो इधर की तरफ से जाता होगा, कहीं भी जाता होगा। अब देखिए, भारत 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा यहाँ से होगी। कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। क्या करती है? कर्क रेखा है वो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। अब कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांट रही है, तो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी कहानी है, अपन को मैप क्लियर है। तो एक रेखा अपन ने सीधी सी खींच दी है ऐसे। सबसे पहले गुजरात, ठीक है। उसके बाद में आएगा अपना, यहाँ से हल्का सा गुजरती है राजस्थान से। राजस्थान के बाद आएगा अपना एमपी। एमपी के बाद आता है अपना कौन? एमपी के बाद आता है अपना छत्तीसगढ़। फिर आता है अपना झारखंड, यहाँ देखिए। फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल, फिर सीधा बांग्लादेश आएगा बीच में। बांग्लादेश अपना भारत का हिस्सा है नहीं। उसके बाद देखिए सीधा सीधा यहाँ पे है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में है अपना मिजोरम। तो ये कुल राज्य हो जाते हैं 8 राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजर जाती है। कर्क रेखा के संदर्भ में मैंने बताया था, कर्क रेखा से 0 डिग्री नीचे वाला हिस्सा है वो उष्ण क्षेत्र में आता है। इसका मतलब ये उष्ण कटिबंध है। और इसके ऊपर वाला हिस्सा है वो कौन सा है? वो आता है आपका शीतोष्ण। तो भारत की जलवायु है वो इस आधार पर डिसाइड होती है, इसलिए भारत की जलवायु है वो वास्ट पाई जाती है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये अपन ने कर्क रेखा के बारे में बात कर ली। अब जो देशांतर रेखा है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो भारत से नहीं गुजरती, लेकिन जो टाइम होता है, जिसे कभी भी आपने मोबाइल में देखा होगा, जो टाइम दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है GMT प्लस जो भी, या भारत के विशेषकर संदर्भ में देखिए तो GMT प्लस 5:30 ये दिखाया जाता है। GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके आधार पे अपना टाइम डिसाइड होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पे जब 12 बजे होंगे दिन के, उस समय भारत में कितना हो जाएगा? 5:30 ऐड हो जाएंगे। और शाम के भारत में कितने बजे होंगे? 5:30 बजे होंगे। 5:30 टाइम हो रहा होगा। इस आधार पे इन देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। और प्रत्येक देश का अपना अपना टाइम जोन होता है। टाइम जोन के लिए जो देशांतर निर्धारित की जाती है उसके लिए एक विशेषता है, वो 7.5 डिग्री देशांतर, या इसको कहे 7 डिग्री 30 मिनट, इसका मल्टीपल होना चाहिए। इससे पूर्णतः विभाजित होना चाहिए जो भी देशांतर है, तब तो वो टाइम जोन के रूप में या टाइम देशांतर है उसके रूप में
प्रयोग में लिया जा सकता है, अन्यथा उसको टाइम के रूप में उस देशांतर को प्रयोग में लिया नहीं जाएगा। अब देखिए भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो टाइम जोन है या मुख्य याम्यंत्र है उसको कहते हैं 82.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ देशांतर था मैंने कहा था, ये पूर्व में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत का क्या है, मुख्य याम्यंत्र है जिसके आधार पे टाइम का निर्धारण होता है। इसको 7.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और क्लियर समझते हैं कि ये मुख्य याम्यंत्र है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखिए ये आपका नेपाल है, यहाँ से गुजरेगी, ये सबसे पहले आती है यूपी में, दिख रहा है। यूपी के बाद में ये हिस्सा है एमपी का, एमपी के बाद में ये हिस्सा आ जाता है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ से नीचे ये हिस्सा आ जाता है आपका उड़ीसा का, और उड़ीसा से नीचे आपका आंध्र प्रदेश। इसका मतलब मुख्य याम्यंत्र है वो कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती है। यहाँ तक क्लियर होगा। और कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती थी, जो अपन ने पढ़ी थी वो गुजरती थी 8 राज्य से, जो कि मैप के द्वारा, एक बार मैप क्लियर होने के बाद में, लोकेशंस क्लियर होने के बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। टाइम जोन को थोड़ा सा और समझते हैं। टाइम जोन को समझने के लिए ये देखिए कि ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर है। पृथ्वी को एक चक्कर, मतलब ये बिंदु आज यदि इसी बिंदु पर है तो इसको, और पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पूरा घूम के वापस इसी बिंदु तक आने में इसको कितना घंटा लगेगा, 24 घंटा, क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है, 24 घंटे में। 24 घंटे में इसने कितने देशांतर है वो रोटेट किए, वो किए 360। ठीक है, तो इसका मतलब अपन समय निकाल सकते हैं कि एक घंटे में, जैसे 24 घंटे हैं तो 24 घंटे के आधार पे 360 डिग्री रोटेट करती है, तो 1 डिग्री कब रोटेट करेगी या 1 मिनट को घूमने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब बात करें भारत के संदर्भ में, भारत में केवल एक ही टाइम जोन रखा गया है, मतलब पूरे भारत में केवल एक ही टाइम रहता है, जो किसके आधार पर डिसाइड होता है, इसके आधार पे। अब देखिए मैंने कहा पृथ्वी है वो किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इधर सूर्य कहीं रहा होगा, इससे प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है तो सबसे पहले, और पृथ्वी गोल है, ऐसा तो है नहीं कि ये चपटी है, गोल है, तो गोल है तो सूर्य के सामने सबसे पहले वाला हिस्सा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। फिर धीरे धीरे पृथ्वी घूमती जाएगी और ये भारत के अलग अलग हिस्सों को प्रकाशित करता हुआ आगे पहुंचता जाएगा। ठीक है, अब आगे पहुंचता जाएगा तो अब एक चीज देखिए, मैंने कहा भारत का देखिए एक विस्तार है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं जो काफी काम का है। भारत है, ये देशांतर है और ये देशांतर रही होगी कोई, तो भारत का जो देशांतर है, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। और बात करें इसके देशांतरीय विस्तार की तो इस दिशा में पूर्व है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री और 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। ये आपको क्लियर हो गया है। अब ये जो आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, तो देशांतरीय विस्तार है उसके आधार पे अपन टाइम जोन डिसाइड करते हैं, और टाइम जोन डिसाइड करते हैं तो उसमें और इसमें डिफरेंस देखिए लगभग कितने का है, 97, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री का डिफरेंस है तो मैंने कहा कि 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे। मैंने कहा 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे। इसको मिनट में 24 गुना 60 मिनट कर सकते हैं।
8 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी? 24 गुना 60 डिवाइडेड बाय 360। कैंसिल करेंगे तो 1 डिग्री घूमने में कितना लेती है? 4 मिनट लेती है। और लगभग 30 डिग्री, मैंने कहा देशांतरी विस्तार भारत का लगभग कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री इसका मतलब लगभग कितना टाइम लेगी एक बार में? 120 मिनट। मतलब यहाँ से प्रकाश आने में सूर्य का और यहाँ तक प्रकाश पहुंचने में भारत को लगभग सूर्य है उसको कितना टाइम लग जाता है? लगभग 2 घंटे लग जाती है। तो यहाँ पे सुबह है, जब हो गई होगी उसके बाद यहाँ की बात करें तो 2 घंटे बाद में यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। अब इसमें एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि भारत है उसके उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनमें सुबह है वो जल्दी हो जाती है, जबकि भारत के पश्चिमी जो राज्य हैं उनमें सुबह होती है वो लेट होती है। और पूरे भारत का जो टाइम जोन है वो एक ही है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 10 बजे के समय सारे ऑफिस खुलते हैं। अब 10 बजे के समय सारे ऑफिस खुलेंगे तो समस्या ये हो जाती है कि इनके लिए तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन जब 10 बज इनके लिए 10 बजेगा वो लगभग दिन के 12 बजे का काम करेगा। और ऑफिस यदि 5 बजे तक चलते हैं तो 7 बजे तक तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पे एक समस्या हो जाती है, और वो समस्या ये हो जाती है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है। अब लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और दूसरा क्या होता है जो अपना बॉडी होता है उसके लिए भी थोड़ी कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। जब ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है तो भारत के लिए आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें एक नया टाइम जोन दो। ऐसी बातें कई बार उठती रहती है, लेकिन हाल ही में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है कि हम नया टाइम जोन है वो नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले से ही जो यहाँ के लोग हैं वो एक चाय बागान समय है या चाय बागान टाइम जोन है उसके तहत काम कर रहे हैं, जो कि वर्तमान जो टाइम जोन है उससे 1 घंटा पहले है। तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, और ये स्ट्रेटेजिक रूप से घातक हो सकता है भारत के लिए, इसलिए भारत इसको अलग से नहीं गणा था, क्योंकि पहले से ही भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो कटा हुआ है, और यदि अपन टाइम जोन अलग से कर देंगे तो हो सकता है भारत की राष्ट्रीय एकता को खतरा हो जाए। ऐसा करके सरकार ने इसको एक नया टाइम जोन घोषित करने के लिए मना कर दिया है हाल फिलहाल तक। अब बात करें भारत के राज्यों की स्थिति के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। देखिए दक्षिणी बिंदु मैंने कहा जो मुख्य भूमि है वो ये है। इसका दक्षिणतम बिंदु है, अभी मैंने बात की थी 8 डिग्री 4 मिनट पे, और इसका उत्तरी बिंदु जो है वो आपका है 37 डिग्री और 6 मिनट। और ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो है 3200 और 14 किलोमीटर। और ये जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये मैंने बताया 68 डिग्री 7 मिनट, और ये 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए इसका जो विस्तार है देशांतरीय वो भी लगभग 30 डिग्री है, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो भी लगभग कितना है? 30 डिग्री है। लेकिन फिर भी यदि लंबाई की जो तुलना करें तो लगभग जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार है वो 300 किलोमीटर ज्यादा दिख रहा है आपको, देख सकते हो आप। ऐसा क्यों? तो अभी मैंने बताया था कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते जाते हैं तो ये सिकुड़ती हुई जाती है। मतलब ये हैं वो रेखाएं सिकुड़ती हुई जाएगी, और मैंने कहा यहाँ से, तो इसका मतलब जो विषुवत रेखा है इन पे इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनकी चौड़ाई कम होती जाएगी, इसका मतलब डिस्टेंस कम होती जाएगी। तो क्षेत्र का विस्तार है वो तो 30 डिग्री दिखाएगा, लेकिन लंबाई उतनी नहीं है। जैसा कि 1 डिग्री विस्तार है उसकी लंबाई लगभग 111 किलोमीटर होती है अक्षांश के लिए, और इतनी ही लगभग विषुवत रेखा पर देशांतर के लिए। लेकिन जैसे जैसे देशांतर पे ऊपर जाएंगे तो जो 111 किलोमीटर का क्षेत्र है वो कम होता जाएगा।
और ये कम होता जाएगा, ये एक समस्या खड़ी करता है। इसीलिए इसका जो उत्तरी पूर्वी जो पूर्वी पश्चिमी जो विस्तार है वो केवल 2933 किलोमीटर है। अब बात करें भारत के सबसे पूर्वी और भारत के सबसे पश्चिमी, भारत के सबसे उत्तरी और भारत के सबसे दक्षिणी राज्य की स्थिति के बारे में। तो ये देखिए, सबसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो देखिए, पश्चिमी राज्य वैसे हर बार सुनने को पड़ता है कि राजस्थान पश्चिम में है, राजस्थान पश्चिम में, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पश्चिमी देखिए, सबसे पश्चिमी कौन सा है, आप खुद देख सकते हो, गुजरात। सबसे पूर्व में देखिए कौन सा है, सबसे पूर्व में देखिए ये वाला क्षेत्र किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। तो एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये आप देख सकते हो, ये वाला बिंदु किसका है, तमिलनाडु का। और सबसे ऊपर वाला हिस्सा किसका है, जम्मू कश्मीर का। हालांकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, तो ये किसका क्षेत्र है, लद्दाख का। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब बात करें, ये तो भारत की मुख्य भूमि है, लेकिन भारत की जो मुख्य भूमि है उससे भी नीचे देखिए, ये है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार का ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो भारत का विस्तार है वो इंदिरा पॉइंट तक है, और इंदिरा पॉइंट है उसकी जो अक्षांशीय रेखा है, ये जो इससे भी नीचे हो गई, ये कितनी है, 6 डिग्री और 4 मिनट तक। तो भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट तक है, लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होती है। ये हमेशा आपको ध्यान में। यहाँ तक के लिए आज का लेक्चर यहीं तक है। आगे भारत के जो अन्य क्षेत्र है उनके बारे में